अजी सुनती हो? कहाँ हो? ये बैंगन को तुमने पानी दिया है कि नहीं? अरे मैंने दिया है पानी। अरे बैंगन को लगाए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक एक बैंगन भी नहीं आया है। अजी मैंने पानी दिया है उनको। अरे तुम निकल कर बाहर आओ। अरे आ रही हूँ। अब कितने दिन हो गए हैं, एक भी बैंगन नहीं आया। देखो मैं तो डेली पानी देती हूँ, अब ये मेरी गलती नहीं। आ रही हूँ बाहर। हाँ बताओ। अरे बैंगन को क्या हो गया है? कैसे बैंगन है? क्या ही मैं इनको बाज़ार में देख के आऊँ, तो एक भी बैंगन नहीं आया है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो पूरी केयर कर रही हूँ ना। अब मेरी तो कोई गलती नहीं। हाँ बाबा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर इन पर बैंगन क्यों नहीं आए? अगले दिन। हाँ देखो, एक बैंगन आया है। अब क्या मैं इसको बाज़ार में बेच कर आऊँ? इससे क्या ही मुझे मिलेगा? एक काम करो, तुम इसकी सब्जी बना लेना काट कर। ठीक है, जैसा आप बोलो। मैं इतना बोलकर अपने खेत पर चला जाता है। मैं सोचती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही बैंगन मिला। भगवान ये तुम्हारा कैसा न्याय है? मैंने कितने प्यार से इसे पानी दिया, लागत लगाई, और मुझे एक बैंगन मिला। वह बैंगन तोड़कर रसोई में ले जाती है। धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे, धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे। वो सोचने लगती है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे। वह फिर चौंक जाती है। अरे ये आवाज़ तो बैंगन में से आ रही है। वह इतना कहकर दौड़ी दौड़ी खेत पर अपने पति के पास चली जाती है। सुनो जी, जो बैंगन हमने तोड़ा था ना, मैं उसको काट रही हूँ, तो उसमें से आवाज़ आ रही है कि धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे, धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे। अरे जाओ, किसी बैंगन में से आवाज़ आती है क्या? अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अरे नहीं, बैंगन में से आवाज़ नहीं आ सकती। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 2 बार बैंगन को काटा और दोनों बार उसमें से आवाज़ आई, धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे। अच्छा जब तुम कह रही हो तो चलो देखते हैं। चलो, तुम कह रही थी बैंगन से आवाज़ आ रही है, चलो अब तुम मुझे मेरे सामने इसको काट के दिखाओ। जैसे ही वो बैंगन को काटती है, दोबारा उसमें से वैसी ही आवाज़ आती है, धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे, धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो सच बोल रही थी, इसमें तो वाकई में ही आवाज़ आ रही है। ऐसे क्या है इस बैंगन में? सुनो, अब कुछ भी हो, इस बैंगन को काटो ज़रूर। वो धीरे धीरे काटने लगती है, और वैसे ही उसको काट कर हटती है, वैसे ही वहाँ पर एक छोटी सी लड़की प्रकट हो जाती है। मम्मी मम्मी, पापा पापा। अरे ये तो एक लड़की बन गई। सुनो मम्मी पापा, आपने मुझे इस बैंगन में से आज़ाद किया है। बेटी, तुम इस बैंगन में कब से कैद थी? मम, मैं बहुत दिनों से इस बैंगन में कैद थी, लेकिन अब मुझे मौका मिला है। चलो, वैसे भी हमारे कोई संतान तो नहीं थी, अब से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। वह लड़की खुश हो जाती है। अगली सुबह उसका नाम बैंगनमती रख दिया जाता है। बैंगनमती बड़ी ही सुशील और सुंदरी होती है। एक दिन बैंगनमती अपने पापा के साथ खेत में काम पर जाती है। तभी वहाँ से एक राजा भेष बदलकर आता है और बैंगनमती को बैठा हुआ देखता है। राजा का मन बैंगनमती पर आ जाता है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है, काश इससे मेरा ब्याह हो जाता। और इतना कहकर वह चला जाता है और वह उससे अगली सुबह वह मोहन को अपनी सभा में बुलाता है और वह उससे पूछता है, कल मैं ऐसे ही गांव में घूमने के लिए गया था और मैंने देखा कि तुम खेत में काम कर रहे हो और तुम्हारे पास में एक लड़की बैठी है। वह लड़की कौन है? मोहन तभी बोलने लगता है कि वह लड़की मेरी बेटी है और उसका नाम बैंगन सुंदरी है। अच्छा, वह तो बड़ी ही सुंदर और सुशील लगती है। हाँ, वह बहुत ही सुंदर और सुशील है और आज्ञावान भी है।
अच्छा, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे ब्याह कर ले। पहले आप उसके बारे में जान तो लो। क्यों, ऐसा क्यों? इतनी बात सुनकर मोहन बड़ा ही खुश हो जाता है और वह राजा को हाँ बोल देता है। मोहन सारी कहानी जाकर अपनी पत्नी राधा को बताता है। राधा, राधा, अपना राजा अपनी बैंगन सुंदरी से शादी करने के लिए बोल रहा है। वह सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। अगले ही 1 हफ्ते में बैंगन सुंदरी की राजा के साथ शादी हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। उसके माँ बाप अब दुखी रहने लगे। ये है बड़ी रानी। बैंगन सुंदरी जैसे ही महल में प्रवेश करती है, वहाँ का माहौल बड़ा ही खुशमिजाज हो जाता है और बैंगन सुंदरी का सब आदर से, प्यार से, सम्मान से उसका स्वागत करते हैं। बड़ी रानी को बैंगन सुंदरी से मिलाया जाता है। बड़ी रानी सोचती है, बैंगन सुंदरी तो बड़ी ही सुंदरी है और सुशील भी है और उसका सारा आकर्षण लोगों की तरफ जा रहा है और मुझे अब कोई भी नहीं पूछता। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वह बैंगन सुंदरी से पूछती है, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी जान किस चीज़ में बसती है? बैंगन सुंदरी बोलती है, यह जानकर तुम क्या करोगी दीदी, ये तो मेरी अपनी बात है। अरे बता भी दो, तुम्हारी जान किस में बसती है? मैं थोड़ी ना कुछ करूँगी, बस मैं पूछ रही हूँ ताकि तुम्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ये बात मैं किसी को नहीं बताती और मुझे ये बताना बिल्कुल ही मनाही है। अरे बता भी दो, अगर तुम इस महल में रह रही हो, अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ हुई या कुछ हुआ तो हम तुम्हें कैसे ही बचा पाएंगे। नहीं नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताती। देखो हमारी जान तो कितनी सस्ती होती है, बस एक दिल में हमारी जान होती है। अरे कहीं नहीं, मेरी जान भी मेरे ही शरीर में है और कहीं नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता नहीं तुम्हारी जान इस शरीर में है। सुनो, मुझे बताओ ज़रूर, तुम कहाँ और कैसे पैदा हुई? बैंगन सुंदरी बड़ी ही परेशान हो जाती है। रानी बार बार उससे एक ही सवाल पूछती है कि तुम कैसे पैदा हुई और तुम्हारी जान कहाँ पर है। वह उसको कुछ भी नहीं बताती है। फिर अगले दिन भी यही पूछने लगती है, तुम्हारी जान कहाँ पर है? बैंगन सुंदरी बड़ी ही परेशान होने लगती है। फिर एक सुबह बैंगन सुंदरी को वह पूछने ही लगती है, तुम मुझे बताओगी कि तुम कैसे पैदा हुई? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। रोज रोज के पूछने से बैंगन सुंदरी परेशान हो जाती है और उसके मुंह से यह शब्द निकल जाता है कि मेरी जान एक माला में है और वह माला मेरे बाप के खेत पर एक कुएं के अंदर, एक बक्से के अंदर, एक डब्बे के अंदर एक माला है, उसके अंदर रखी है। इतना कहकर बड़ी रानी खुश हो जाती है और बैंगन सुंदरी राजा के पास जाती है और बोलती है, सुनो जी, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दफनाया ना जाए और ना ही जलाया जाए और मुझे किसी शहर के बाहर एक मकान बनवाकर उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें रख कर वहाँ रख दी जाए। राजा बड़ा दुखी होता है और बोलने लगता है, ए भाग्यवान, तुम सुबह सुबह ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तुम ऐसे कैसे कोई बात कह सकती हो मुझसे? बैंगन सुंदरी बोलती है, हाँ महाराज, यही सच है। मेरे मकान में सभी खाने की चीज़ें रख दी जाए। महाराज बड़ा ही दुखी हो जाता है कि आज महारानी ने मुझसे ऐसे क्यों बात की। वह सोचने लगता है, महल में कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह बड़ी रानी छोटी रानी से बोलती है, क्या हुआ, कैसी हो, ठीक तो हो ना तुम? अरे बताओ मुझे। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे नहीं, अब जो होने वाला है तुम देख नहीं पाओगी अपनी आंखों से। हाँ मैं जानती थी कि तुम मेरा जान की पता लगाते ही तुम उसके पीछे पड़ जाओगी। अरे तुम कैसी बात करती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी।
अरे नहीं, मुझे पता है ये दुनिया बड़ी ही मतलबी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बहन, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। नहीं नहीं, और देखो, अब वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी दयालु हो, श्रद्धावान हो, तो उसकी वजह से सारे महल का आकर्षण तुम्हारी तरफ जाता है और मुझे अब कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। सुनो, जो भी तुम कदम उठा रही हो वह बहुत ही गलत है। तुम्हें पता है ना, उसमें मेरी जान बसती है। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी उसमें जान बसती है तो तुम्हारे आते ही मेरा इस महल में कोई भी सम्मान नहीं करता है। सुनो, ऐसा मत करो, मैं गर्भवती बनने वाली हूँ और मेरे बच्चा होने वाला है। यह बात सुन के तो महारानी ओ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब तो इसकी संतान भी पैदा हो जाएगी, तब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। तब वह दासी को बुलाकर उसके गांव का सारा पता लगवाती है। उसके बाद वह एक जासूस को बुलवाती है और उसको बोलती है कि बैंगनमती के खेत पर एक कुआं है, कुएं के अंदर एक बक्सा है, बक्से के अंदर एक डब्बा है, वह मुझे लाके दो और यह बात किसी को भी पता ना लगे, नहीं तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगी या सूली पे चढ़वा दूंगी। अब आएगा मज़ा जब बैंगनमती की जान मेरे होगी हाथों में। वह उस चोर को भेज देती है बक्सा लाने के लिए। वह बक्सा लाकर महारानी को दे देता है। महारानी जैसे ही बक्सा खोलती है, वैसे ही धीरे धीरे बैंगनमती की तबीयत खराब होने लगती है और जैसे ही वो बक्से में से माला निकाल कर अपने गले में पहनती है, वैसे ही बैंगनमती का देहांत हो जाता है। राजा सोच और विचार में पड़ जाता है कि एकदम से बैंगनमती को ऐसे क्या हो गया। और राजा को याद आता है कि बैंगनमती ने कुछ दिन पहले मुझसे कोई बात कही थी। तभी वह मंत्री को बुलवाता है, बोलता है शहर के बाहर, गांव के बाहर, जहां पर किसी का आना जाना ना हो, वहां पर एक कमरा बनवाया जाए जो बैंगनमती का होगा और उसके अंदर सभी खाने पीने की चीज़ें रख दी जाएं। मंत्री बोलता है, महाराज अब तो बैंगनमती नहीं रही, अब उसके कमरे का क्या होगा। महाराज बोलता है, तुम्हें उससे क्या मतलब, बस ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके शरीर को जलाया और दफनाया ना जाए, बस जैसे ही है वो बेड पर लेटाकर उस कमरे में रख दी जाए। मंत्री ने बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वह शहर से बाहर एक कमरा बनवा देते हैं और बैंगनी जैसे कलर से उसको रंगवा देते हैं। उसके अंदर बैंगनमती के बेड को ऐसे ही रखवा देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, बैंगनमती के भी बच्चा हो जाता है। रानी सोचती है, कितना मज़ा आ रहा है, अब तो बैंगनमती भी मर गई ही होगी। महाराजा बेचारा परेशान रहता है, दुखी रहता है। वह उस कमरे के बारे में सोचता है कि मैं उस कमरे के पास जाऊंगा। एक बार वो उस कमरे के पास जाता है और उसमें से किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। बैंगनमती को एक बच्चा हो चुका होता है। तभी राजा सोचता है, क्या बैंगनमती कभी जिंदा हो पाएगी, कभी वो लौटकर मेरे पास आएगी, इसलिए शायद उसने ये कमरा बनवाया होगा। यह सोचकर बड़ा ही दुखी होने लगता है। अब बोलता है, क्या पता कब बैंगनमती मेरे पास आएगी। वह सोचकर चला जाता है। फिर एक सुबह फिर दोबारा आता है। फिर वो दोबारा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है। वह बोलता है, इसके अंदर ये बच्चे की रोने की आवाज़ कैसी आ रही है। और वह अंदर जाके देखता है तो एक बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है। वह सोचने लगता है, ये तो बैंगनमती का ही बच्चा होगा शायद, पर मैं ऐसे कह नहीं सकता क्योंकि बैंगनमती जियो को तियो जैसी थी वैसी का वैसी ही बेड पर पड़ी थी। और वह महल में जाके सोचने लगता है दोबारा। वह एक सुबह फिर और आगे देखता है, फिर बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है और बैंगनमती वैसे के वैसे सो रही होती है।
और वह ना हिल डुलती है, बस सो रही होती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह बाहर निकल के आता है। राजा उसे पकड़कर अपने घर लेकर आता है और उससे पूछता है, बेटा तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तब वह बोलता है, मुझे मेरी माँ ही खाना खिलाती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी माँ तो हमेशा सोई रहती है, मैंने तो कभी उसे जगे नहीं देखा। तब वह बोलता है, मेरी माँ रात को उठकर खाना खिलाती है और दिन में सोती है। तब राजा बोलता है, तुम अपनी माँ से पूछना कि तुम दिन में क्यों सोती है और रात को क्यों जागती हो। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, तुम रात को क्यों जागती हो और दिन में क्यों सोती हो। तो वह बोलता है, आज मैं महाराजा के पास गया था और महाराजा रोज यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आते हैं। तब रानी समझ गई कि अब तो राजा को पता चल ही गया है कि ये उनका बच्चा है। तब वह उसको सब कुछ बता देती है कि जो माला रानी ने अपने गले में पहनी है, जब वह रात में रानी उस माला को उतारती है तब मैं जिंदा हो जाती हूँ, और जब दिन में वह रानी माला को पहने रहती है तब मैं मर जाती हूँ। इसलिए मेरी जान उस माला में बसी है। बच्चा इतनी बात सुनकर समझ जाता है कि मेरी माँ की जान उस माला में है। महारानी बोलने लगती है, बेटा तुम ये बात अपने पिता को बता देना, मैं तो इस बात को नहीं बता पाई, शायद तुम बताओ तो कुछ हो जाए। बच्चा बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था और अगली सुबह जाकर वह महाराज को सारी बात बता देता है। महाराज बड़ा ही खुश होता है और बड़ी रानी पर बड़ा गुस्सा करता है कि उसकी वजह से आज बैंगनमती यहाँ नहीं है। मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं उस महारानी को। वह सोचने लगता है कि महारानी से माला कैसे ली जाए। वह महारानी को अपने महल में बुलाता है। महारानी, हम किसी का बच्चा गोद ले रहे हैं, उस बच्चे को हम कुछ दिनों के लिए अपने पास रखेंगे, और वह बच्चा बड़ा ही जिद्दी है, जो भी चीज़ ले लेता है उसे फिर त्यागता नहीं है, तो कृपया कर कर उसकी सारी बात मान लेना। रानी बड़े ही उससे कहती है, अरे हमारे महल में किसी चीज़ की कमी है क्या जो हम एक बच्चे की जिद नहीं पूरी कर पाएंगे। तभी राजा बैंगनमती के घर पर आता है और बच्चे को लेकर आता है। वह बच्चे को अच्छे से समझा देता है, सुनो, जैसे ही तुम महारानी के पास जाओ तो उसको बोलना कि तुम्हारे गले में जो माला है वो मुझे दे दो, और उसे पकड़ के तुम रोने लगना कि मुझे तो यही चाहिए, और अपनी जिद बांध लेने की मुझे यही चाहिए। राजा लड़के को समझाकर अपने महल में ले आता है। जैसे ही एक दिन लड़का बड़ी रानी के पास बैठा होता है, वह देखता है उसने एक माला पहन रखी है। वह उसे देखकर घूरने लगता है और बोलता है, मुझे तो यही माला चाहिए, मुझे तो यही माला चाहिए, मुझे तो यही माला चाहिए, मुझे तो यही माला चाहिए। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। महारानी यह देखकर बड़ी ही क्रोधित होती है, बोलती है, बेटा तुम्हें ये क्यों माला चाहिए। फिर भी उसका कंटिन्यू रोना स्टार्ट रहता है और वह बिल्कुल भी शांत नहीं होता, वह रोता रहता है, मुझे तो यही माला चाहिए, मुझे तो यही माला। वह बहुत सी उसके लिए मिठाइयाँ खिलौने मंगवाती है, परंतु बच्चा है, उसे तो सिर्फ वह माला ही चाहिए। वह कंटिन्यू रोता रहता है और इतनी आवाज़ सुनकर बच्चे की महाराज आ जाते हैं। वह बोलने लगते हैं, ये बच्चा है कि क्यों रुला रही हो तुम इतना, जो मांग रहा है वह दे दो ना। वह बोलता है कि तुम इतना क्यों पराए बच्चे को रुलाती हो। महाराज, मैं क्या ही बताऊं, ये मेरी गले की माला मांग रहा है। महाराज बोलते हैं, तुम्हारी गले की माला इतनी कीमती है क्या? जब वो बोल रहा है उसे चाहिए तो दे दो, हम तुम्हें दूसरी माला बनवा देंगे।
वह बच्चे को घूर घूर के देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये माला मैं इसको दे दूँगी तो फिर बैंगनमती जिंदा ना हो जाए। फिर वह सोचने लगती है अब तो कई साल बीत गए हैं, बैंगनमती तो मर चुकी है, अब क्या ही जाता है इस माला को देने में। वह माला उतारने की कोशिश करने लगती है और वह माला उस बच्चे को दे देती है। महाराजा बोलता है मैं तुम्हें दूसरी माला बनवा कर दे दूँगा, ये माला इस बच्चे को दे दो। वह माला लेकर ही तुरंत बैंगनमती के कमरे में आ जाते हैं और जैसे ही वह माला बैंगनमती को पहनाते हैं, बैंगनमती खड़ी हो उठती है और उसे बैंगनमती को जिंदा देखकर महाराजा बड़ा ही खुश होता है। सोचने लगता है रानी ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार करा और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वह बोलता है मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने महल लेके चलूँगा। वह बड़ी रानी से बोलता है सुनो, हमारे महल पर आक्रमण होने वाला है और युद्ध का हमला होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कहीं पर जगह बनवा दूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तय खाने में जगह का प्रबंध किया है और वहाँ पर सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें वहाँ पर रुकना होगा। रानी उसकी बात मान जाती है और कहने लगती है जल्दी से तय खाने में मेरे रहने का प्रबंध किया जाए। रानी बोलती है ये युद्ध बुद्ध से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। अब सुनो, देरी ना करो, तुम तय खाने में मेरे रहने का प्रबंध करवाओ। अगली सुबह वह रानी को तय खाने में छोड़ आता है और वहाँ के चौकीदारों से बोल देता है किसी भी कीमत में बड़ी रानी बाहर ना आ पाए, नहीं तो तुम्हें सूली पे चढ़वा दूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। वह बैंगनमती को अपने घर में ले आता है और वह खुशी खुशी से रहने लगते हैं। उनका अब एक बच्चा भी है, इसलिए कभी भी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान सब देखता है। बैंगनमती तो खुशी से रहने लगती है। महारानी सड़सड़